झारखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। और आज जो सबसे बड़ी खबर रही झारखंड में वो था झारखंड का विधानसभा का विशेष सत्र। जी हां, झारखंड के विधानसभा के विशेष सत्र का आज अंतिम दिन था, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण का जवाब दिया। और उन्होंने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि कई मुद्दों पर एक तस्वीर पेश की है सरकार के विजन की, और साथ ही साथ बीजेपी पर भी हमला बोला है। और काफी दमदार रहा विधानसभा के विशेष सत्र का ये अंतिम दिन, जहां तरह तरह की बयानबाजी दिखाई दी। कांग्रेस विधायक से लेकर जेएमएम विधायक सभी का बयान सामने आया कई मुद्दों पर। तो वहीं हम बिहार की भी बात करेंगे, जहां बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासत गरमाई हुई है, बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। और तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। तो इन सब चीजों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड के विधानसभा सत्र की। झारखंड में हेमंत सोरेन ने इनके राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो एक तरह से श्वेत पत्र था, सरकार का एक विजन था कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में कैसे और क्या काम करने वाली है। तो सबसे पहले यश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि जो अभिभाषण था राज्यपाल का, उन्होंने उनमें किन बिंदुओं पर बात की थी। जी शुक्रिया आराधना। देखिए, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि आज झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का अंतिम दिन रहा, और कल जो है संतोष गंगवार जो गवर्नर है वहाँ के, उन्होंने जो एक तरह से जो विजन है सरकार का, जो परिकल्पना है, वो अपने अभिभाषण में पेश की थी। सरकार का जो विजन है वो उन्होंने प्रस्तुत किया था। आज उसी पर जो है धन्यवाद अभिभाषण देते हुए, धन्यवाद भाषण देते हुए हेमंत सोरेन ने जो है राज्यपाल का धन्यवाद किया। और वो जो 7 उन्होंने वादे किए थे वो क्या क्या थे आराधना, पहले उस पर हम नजर डालते हैं। जो जिसको हेमंत सोरेन ने श्वेत पत्र भी बताया कि ये श्वेत पत्र है, ना सिर्फ ये राज्यपाल का अभिभाषण है बल्कि ये हमारी सरकार का श्वेत पत्र है। पहली जो आप बात कही थी संतोष गंगवार ने आराधना कल, वो ये कहा था कि राज्य की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान करेंगे हम, और जो स्थानीय महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण देने का काम करेगी झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार। इसके साथ ही साथ आप देखिए 1.36 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र के पास बकाया है हेमंत सोरेन की सरकार का, जिसको लेकर बार बार उन्होंने चिट्ठी लिखी, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो उसको आवंटित करने के लिए ही राजी नहीं हो रही है। तो उसको लेकर अब जो गवर्नर है उनका ये कहना है कि अगर केंद्र सरकार राजी नहीं हो रही है इन पैसों को देने के लिए, तो हम अब जो कानूनी रुख है वो इख्तियार करेंगे, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अमल में लाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ताकि जो झारखंड के लोगों के हक का पैसा है 1.36 लाख करोड़, वो जल्द से जल्द राज्य को मिले और राज्य की जो योजनाएं हैं उन पर उन पैसों को लगाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि जो वहाँ की आदिवासी भाषाएं हैं आराधना, हाल ही में जब विधायकों ने शपथ ली तब भी हमने देखा कि जो आदिवासी भाषाएं हैं उनका एक बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिला था कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अलावा भी और भी जो स्थानीय भाषा है उनमें वहाँ के विधायकों ने शपथ ली। तो ये एक आदिवासी गरिमा की जो बात है उसको लेकर जो वहाँ के राज्यपाल हैं, जो वहाँ की सरकार है झारखंड की, उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि हो एक भाषा है वहाँ की, हो, मुंडारी और कुड़ुक तथा अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल भी जो है वहाँ की सरकार करेगी। और इसके साथ ही साथ सरना आदिवासी धर्म कोड जो है आराधना, उसको भी राज्य में लागू करने की बात कही है वहाँ के संतोष गंगवार गवर्नर ने। इसके साथ ही साथ केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही है हेमंत सोरेन की सरकार ने, जिसका अभिभाषण में संतोष गंगवार ने जिक्र किया था कि आप देखिए कई बार होता है कि जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, और वो खर्च का जो है पढ़ाई का खर्च वहन ना कर पाने की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। तो ये ना हो और हर कोई जो है उसको पूरी शिक्षा मिले, शिक्षा के अधिकार से कोई वंचित ना हो, इसको लेकर जो है केजी यानी किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट पीजी तक की जो शिक्षा है उसको निःशुल्क कराने की घोषणा की है इस श्वेत पत्र में। जी यानी अगर देखा जाए तो संतोष गंगवार जो राज्यपाल हैं झारखंड के, उन्होंने सरकार का एक पूरा चित्रण पेश किया है कि आने वाले 5 सालों में किन किन मुद्दों पर सरकार काम करेगी। और जहां उनके इस अभिभाषण को हेमंत सोरेन ने श्वेत पत्र बताया और यह भी साफ कर दिया कि झारखंड की जो सरकार है वो किसी प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नहीं चलने वाली बल्कि गांव से चलने वाली है। यानी एक बात तो साफ है कि झारखंड की सरकार वहां की जो स्थानीय जनता है, जो वहां के लोग हैं, उनके हितों के लिए जमीन से जुड़कर काम करने की बात कह रही है। ये हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है। और जब इन सभी मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर भी करारा हमला बोला है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी के कई बयानों को उठाकर उसका जवाब दिया है, और साथ ही साथ झारखंड के ऐतिहासिक विकास की बातें कही है। तो क्या कुछ कहा है हेमंत सोरेन ने, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं।
हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा देश जानता है कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और यहां पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर तबके के लोग वास करते हैं। कहने को तो अध्यक्ष महोदय देश आजाद होने के बाद देश के सबसे बड़े, बल्कि दुनिया के गिने चुने उद्योगों में से, बड़े उद्योगों में से कई उद्योग इसी राज्य में लगा। चाहे हम बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, चाहे चिस्सी की बात करें, चाहे देश का पहला खाद उत्पादन करने वाला सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें, चाहे और उस समय की बात है अध्यक्ष महोदय जब देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था और वो टाटा बिरला भी इसी राज्य में सबसे पहले इन लोगों ने अपने कार्यकलाप, अपने उद्योगों को लगाना प्रारंभ किया था अध्यक्ष महोदय। उसके बावजूद ये समझ से परे है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य के ऊपर कौन सा ऐसा अभिशाप लगा कि यहां के लोग भूमिहीन होने लगे, बड़े पैमाने पर विस्थापित होने लगे, बेरोजगार होने लगे, अलग अलग राज्यों में पलायन की स्थिति बनी रही। ये बहुत गंभीर विषय रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हेमंत सोरेन ने बहुत ही जड़ से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया। उन्होंने बताया कि झारखंड ये पहला राज्य है जहां से उद्योग की शुरुआत हुई। मतलब ये एक ऐसा राज्य है जहां बहुत बड़े बड़े उद्योगों की शुरुआत हुई, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स यहां स्थापित किए गए, फर्टिलाइजर प्लांट यहां बनाया गया। लेकिन अगर हम जनता के विकास की बात करें तो उनका वैसा विकास नहीं हुआ जिस हिसाब से उनका विकास होना चाहिए। अगर उद्योग एक तरह से हम बात करें यश, तो उद्योग हमेशा हमारे देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है और ये इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा पैसा देती हैं, रोजगार बनाती हैं। लेकिन वो राज्य जहां इन सब की भरमार पाई गई शुरुआत से, आज से नहीं शुरुआत से, लेकिन आज भी वहां की जनता काफी पिछड़ी हुई है, उन्हें वो विकास नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन ने आज सदन में यही बात कही आराधना कि भले ही वाजपेयी सरकार को इसका श्रेय दे दिया जाता है कि झारखंड का उन्होंने गठन किया, उस दौरान छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने गठन किया, लेकिन कहना है कि गठन करना और बाद में उस राज्य के हक को भी ध्यान में रखना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। भले ही जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है उसने झारखंड को बना दिया, लेकिन उसके बाद एक तरह से झारखंड जो है वो नजरअंदाज हो गया। इसको लेकर आज उन्होंने बहुत ही एक लंबा चौड़ा विस्तृत भाषण दिया आराधना, और उन्होंने जो बातें कही उसको अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा कि भाजपा कहती है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को बनाया। ऐसा सही है, सरकार बनी पर राज्य के लोगों को उनका हक नहीं मिला। राज्य के आंदोलन में कितनों ने जान गंवाई, इस पीड़ा को सिर्फ हम समझ सकते हैं। और साथ ही साथ आराधना उन्होंने सवाल उठाते हुए ये कहा कि सन 2000 में राज्य का गठन होता है, तब से लेकर सन 2019 तक इस राज्य को क्या मिला ये भी तो बताए बीजेपी। अगर बीजेपी इस बात का श्रेय लेती है और अपने हर चुनाव प्रचार में ये कहती है कि आपका जो राज्य है वो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, तो ये भी बताना चाहिए कि उसके अलावा और क्या क्या मिला। राज्य तो दे दिया आपने अलग करके, लेकिन इसके अलावा और राज्य के लिए आपने क्या किया ये भी बताना चाहिए। इसी वजह से हेमंत सोरेन ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जो राज्य है वो हमारा झारखंड काफ़ी पिछड़ा राज्य है, काफ़ी गरीब राज्य है, इसी वजह से कि आप लोगों ने राज्य बनाकर छोड़ दिया और उस राज्य के जो तमाम हक हैं उनको नज़रअंदाज करने का काम किया। आप देखिए, उसके बाद इन्होंने कहा कि उस समय यानी सन 2000 से 2019 तक कि यहाँ हाथ में राशन कार्ड लेकर लोग भात करके मर गए, किसानों ने आत्महत्या की। ये हाल भाजपा ने राज्य में लाए बजट में सरकार ने मैया सम्मान के जिस वायदे को इंडिया गठबंधन ने किया उसे पूरा करने के लिए हमने पैसों का जुगाड़ कर दिया है। हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं।
सरकार की घोषणा के मुताबिक 50 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह मिल जाएंगे। यानी उन्होंने ये बताया कि आप लोगों ने भले ही राज्य बना के छोड़ दिया हो और भले ही आप लोगों की सरकार रही हो सन 2000 से 2019 तक, लेकिन हमारी जब सरकार आई है तो हमने जो राज्य की वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और जो खनिज संपदा है उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया कि राज्य में जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो वित्तीय जो स्थिति है, उसको कहीं ना कहीं हमने बेहतर करने का काम किया है। और वो जो पैसे आए हैं उससे हमने जो है राज्य में लोगों की भलाई में ही लगाने का काम किया है, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है मैया सम्मान योजना। यानी एक तरह से उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि हमने यहाँ के लोगों के विकास की योजनाएं लाई। आपने भले ये राज्य बनाया लेकिन आप वो विकास नहीं लेकर आ पाए जो हम लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बीजेपी ने वोट की मंशा से कि एक और राज्य हमारे अंतर्गत आ जाएगा। आप लोगों ने झारखंड तो बना दिया, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ तो बना दिया, लेकिन उसके बाद उसके रखरखाव की जिम्मेदारी आप लोगों ने नहीं ली। लेकिन हम वहां के मूलवासी होने की वजह से झारखंड का अब जब कमान हमारे हाथ में है तो हमने यहाँ के लोगों के हक की बात की है। यहाँ की जो वित्तीय स्थिति उसको हमने अपने स्तर पर सुधारने की कोशिश की है। और अब जब हमारा पिछले 3 सालों से बजट सरप्लस में गया है तो उस पैसे को, जनता के पैसे को हमने जनता को ही तमाम योजनाओं के जरिए उन तक पहुंचाने का काम किया है। इसके बाद आखिरी जो उनका वक्तव्य रहा इसका, आराधना, उन्होंने ये कहा कि चुनाव के दौरान सरकार ने जनता से जो 7 वादे किए थे, ये वही 7 वादे हैं आराधना, जिसका जो गंगवार हैं, संतोष गंगवार गवर्नर, उन्होंने भी उल्लेख किया, जिसको इन्होंने श्वेत पत्र बताया है गवर्नर के अभिभाषण को, कि चुनाव के दौरान सरकार ने जनता से जो 7 वादे किए थे उनमें लगभग आधे वायदों को पूरा करने के लिए हमने कदम बढ़ा भी दिए हैं। यानी वो धरातल पर दिख रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि हम सिर्फ वादे करने वाली सरकार नहीं, हम वादों को अमल में लाने वाली भी सरकार हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनमें से लगभग आधे वादों को पूरा करने के लिए हमने कदम बढ़ा दिया है और आज के बजट में साफ दिख रहा है कि सरकार ने इन तमाम योजनाओं को जो है अमल में लाने का काम किया है। जी बिल्कुल, यानी हेमंत सोरेन ने एक तरफ तो बीजेपी पर हमला किया, सवाल उठाए उनके 2000 से 2019 के बीच के कार्यकाल पर, तो वहीं अपनी सरकार के योजनाओं को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया कि हमने जो वादे किए थे वो केवल हवाई वादे नहीं बल्कि हम इन्हें जमीनी स्तर पर पूरा करने की कोशिश में जुट गए हैं। हेमंत सोरेन के बयान ने एक तरह से बीजेपी के कार्यकाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और न केवल हेमंत सोरेन ने बल्कि कांग्रेस विधायक ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि बीजेपी की आदत है धोखा देना। यह बहुत बड़ा आरोप है यश, मतलब अगर हम देखें तो इस तरह के आरोप बीजेपी पर आए दिन विपक्षी सांसद, विपक्षी नेता, विधायक लगाते ही रहते हैं। तो क्या कुछ कहा है प्रदीप यादव ने, क्या जानकारी है इससे जुड़ी आपके पास? देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान तो बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगता ही रहा आराधना, लेकिन आज जब बहुमत के साथ जेएमएम है, इंडिया गठबंधन है, वो सदन में है, तो फिर वो मुखर होकर बीजेपी को जो है लामबंद कर रहा है, उसके खिलाफ जो है अपनी बात कह रहा है। उसका यही कहना है कि बीजेपी जो है वो धोखा देती है और धोखा देना बीजेपी की काफी पुरानी आदत है। एक धोखा जिसका उल्लेख हेमंत सोरेन ने भी किया कि राज्य बनाकर आप लोगों ने राज्य की अनदेखी की, यह भी राज्यवासियों के साथ, झारखंड के वासियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। और जो कांग्रेस के विधायक हैं जो इस बार हेमंत सोरेन की सरकार में जो है मंत्री भी हैं, उन्होंने ये कहा है आराधना, विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि जनता को धोखा देने की भाजपा की पुरानी आदत है। मैं इनके फसानों और तरानों पर कुछ नहीं कहना चाहता। चुनाव के समय इनके धोखेबाजी का सीरियल चला। एक व्यक्ति आया, हेमंता बिस्वा शर्मा, जो उप प्रभारी बनाए गए थे मोदी सरकार की ओर से, वो इस सीरियल का खुद को अभिनेता कहता था। प्रदीप यादव ने सदन में एक फोटो दिखाई आराधना और कहा कि यह तस्वीर मोदी लॉन्ड्री योजना से निकली है। इसमें जो भी हैं वो सभी के सभी इस योजना का लाभ लिए हुए हैं। यानी हेमंत सोरेन भी पहले बीजेपी में नहीं थे, कांग्रेस में थे, लेकिन उन पर जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो बीजेपी में जाते ही एक तरह से वॉशिंग मशीन में धुल गए, ये कहना इनका। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जो हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा के सहयोगी हैं और उनकी एक तस्वीर भी दिखाई उन्होंने और कहा कि कैसे गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरने की बात कहकर कैसे इन्होंने गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरने की बात कही। और इसके साथ ही साथ आराधना, प्रदीप यादव ने यह भी कहा कि भाजपा जो है वो संविधान विरोधी है। एक तरफ हाथ में प्रदीप यादव आज संविधान की प्रति लिए हुए थे आराधना और दूसरे हाथ में मनुस्मृति थी, और उन्होंने ये कहा कि भाजपा संविधान विरोधी है। सदन में मनुस्मृति दिखाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान पर चलेगी, इस मनुस्मृति पर नहीं चलेगी। इसके साथ ही साथ एक और जो है जेएमएम के विधायक हैं, लिट्टीपाड़ा के विधायक हैं, इनका नाम है हेमलाल मुर्मू।
जी। इन्होंने सीधे तौर पर चंपई सोरेन को घेरने का काम किया। आराधना, चंपई सोरेन भी जीत कर पहुंचे इस बार, लेकिन वो जीत किसी काम की रही नहीं, क्योंकि ना तो बीजेपी के फायदे की रही, ना उनके बेटे की फायदे की रही, और एक तरह से उनके बेटे का जो करियर है, राजनीतिक करियर, वो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। जी बिल्कुल, यानी आपने जैसा अभी बताया कि जो कांग्रेस विधायक है प्रदीप यादव, उन्होंने सबसे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा को घेरा, और एक तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा पर पहले से ही आरोप लगाए जाते रहे हैं यश कि वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। इस तरह के आरोप विपक्ष लगाते हैं, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा पर शारदा घोटाले में गंभीर आरोप लगाए गए थे, और इस पहले तो वो कांग्रेस नेता थे और तब ये उन पर आरोप लगे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली, एक बार में ये सारे आरोप खत्म हो गए, सारी जांच की प्रक्रिया रुक गई। जी बिल्कुल, ये सवाल करने का मुद्दा है। अगर घटनाएं इस तरह से सामने आती है तो सवाल तो बनता है, और वहीं जब सवाल उठ रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा पर क्योंकि उन्होंने दल बदला, तो सवाल चंपई सोरेन पर भी उठेंगे, जाहिर है, क्योंकि उन्होंने भी दल बदला है। तो अब इस पर जेएमएम विधायक का क्या बयान है, ये हम जानना चाहेंगे यश। देखिए, लिट्टीपाड़ा के विधायक हैं आराधना, हेमलाल मुर्मू, इन्होंने कहा कि भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जनता भी चाहती है कि आप विपक्ष में बैठें, और ये बात उन्होंने चंपई सोरेन की ओर देखते हुए कही कि जनता भी यही चाहती थी कि आप लोग अगर सदन में रहें, सदन में दिखें, तो विपक्ष के तौर पर दिखें, ना कि सत्ता पक्ष के तौर पर दिखें। तो उनका यही कहना है कि जनता भी यही चाहती थी, हम भी यही चाहते थे कि आप विपक्ष में बैठें। और साथ ही साथ जो विधायक हेमलाल मुर्मू है आराधना, उन्होंने गोगो दीदी योजना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हमारे अच्छे मित्र चंपई सोरेन यहाँ बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं कौन सा भूत छू गया कि जो उस तरफ जाकर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा उधर 10 साल का अनुभव, यानी ये जो है ये भी कभी भाजपा में हुआ करते थे आराधना, लेकिन समय रहते ये जो है जेएमएम में आ गए और आज सत्ता पक्ष की तरफ से बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि मेरा तो उधर का 10 साल का अनुभव है, लगता है आपको भी 10 साल लगेंगे इधर आने में, ये कहा उन्होंने आराधना। जी बिल्कुल, यानी बहुत ही करारा तंज कसा गया है चंपई सोरेन पर पाला बदलने को लेकर। आपको बता दें कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद पर काबिज थे। हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार कर लिया गया था ईडी मामले में, तो उनके जगह पर उन्होंने चंपई सोरेन को यह पद सौंपा था, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन की वापसी हुई, पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की मांग थी कि हेमंत सोरेन को अपनी कमान वापस संभाल लेनी चाहिए, और क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक थे, तो ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए बहुत जरूरी था पार्टी की कमान को वापस से हासिल करना और फिर पूरी चुनाव प्रक्रिया को भी उस हिसाब से चलाना। तो ऐसे में सत्ता का जो परिवर्तन था वो चंपई सोरेन को मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने पाला बदल लिया, और अब आज की तारीख में वो विपक्ष के तौर पर सदन में, विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में बैठे हुए हैं, और इसे लेकर ही जेएमएम विधायक ने उन्हें घेरा है। जहां अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के विधानसभा में तीखी बयानबाजी दिखाई दी, बीजेपी नेताओं की का घेराव किया जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों ने। तो वहीं हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी को करारा जवाब दिया, उनके कार्यकाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। और अगर हम बात करें अब बिहार की, तो ऐसी ही कुछ सरगर्मियां बिहार में देखी जा रही हैं, जहां आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के बयान से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हमने कुछ ही दिन पहले यहीं पर इस पर चर्चा की थी यश, कि तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। आपको ये भी एक बार दोबारा मैं याद दिला दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल नहीं बल्कि अगले साल होने हैं, 2025 के अंत तक। लेकिन चुनावी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, शोर अभी से सुनाई दे रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव का, और ऐसे में तेज प्रताप यादव ने भी दावा करने में बिल्कुल देरी नहीं की। उन्होंने जो महुआ सीट है वहां से वो पहली बार उन्होंने चुनावी एंट्री की थी अपनी महुआ सीट से, और वहां से वो विधायक चुने गए थे, और अब एक बार फिर वो वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, जिस पर जो वहां के मौजूदा विधायक हैं मुकेश रोशन, उन्हें जरूर एक जोरदार झटका लगा है, और वो आरजेडी नेता ही हैं, तो ऐसे में उन्हें अपनी टिकट खोने का डर सता रहा है। तो अब दूसरा बयान आया है तेज प्रताप का, जिसे लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। तो क्या है ये बयान यश? आराधना, देखिए, कुछ दिन पहले ही हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की थी कि जो पूर्व सीएम लालू यादव के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, और इस समय जो है वो हसनपुर से विधायक हैं, उनका ये कहना है कि अगर इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ता हूं जो कि अगले साल होने हैं, तो इसको मैं महुआ सीट से लड़ना चाहूंगा, और महुआ से उन्हीं के सिटिंग विधायक है मुकेश रोशन। तो जब तेज प्रताप यादव का ये बयान आया आराधना, तो जो मुकेश रोशन है उनका एक वीडियो आया था, उसमें फूट फूट के रोते हुए दिखाई दिए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तेज प्रताप यादव जी यहाँ से दावा ठोक रहे हैं, ये उन्होंने कहा था, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे। उनको कहीं ना कहीं टिकट कटने का डर सताता रहा। तो उनका यह बयान आया था आराधना कि अब हम क्या करेंगे, अब हम खेत जोतेंगे क्या, हम भी डॉक्टर हैं, जाकर क्लिनिक चलाएंगे, जनसेवा के और भी तरीके हैं। यानी उनको यह भी भरोसा नहीं था कि हो सकता है उनकी सीट बदल दी जाए। अगर तेज प्रताप यादव महुआ सीट से दावा ठोक रहे हैं
हो सकता है कि जो मुकेश रोशन है उनको कोई और सीट दे दी जाए, लेकिन उन्होंने एक प्लान बी भी रखा था और उसको ही वो उल्लेख करते हुए वहाँ दिखे कि अगर मुझे कहीं से भी सीट नहीं मिलता और मेरा टिकट कट जाता है तो फिर मैं डॉक्टर हूं और मैं जनसेवा के लिए उतरा हूं अगर मैदान में, तो फिर मैं राजनीति के जरिए नहीं तो अपना क्लिनिक चालू करके मरीजों का इलाज करके जनसेवा का काम करूंगा। और ऐसा कह के तेज प्रताप यादव ने अपने ही विधायक को एक तरह से घेर लिया था, परेशानी में डाल दिया था। अब देखिए एक तरह से डबल झटका लगता हुआ दिख रहा है मुकेश रोशन को। तेज प्रताप यादव जो आए दिन अक्सर अपने बयानों की वजह से बहुत चर्चा में रहते हैं आराधना, अब उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने क्या कहा है हम दर्शकों को बताते हैं। उन्होंने कहा है कि महुआ हमारी परंपरागत सीट रही है और इसलिए भी रही आराधना कि जब तेज प्रताप यादव ने अपना राजनीतिक डेब्यू किया तो वो महुआ सीट से ही किया था, बाद में वो हसनपुर से भी विधायक बने, जो मौजूदा विधायक हैं वो हसनपुर से। तो दोबारा अपनी डेब्यू सीट की ओर देख रहे हैं तेज प्रताप यादव और उनका कहना है कि महुआ हमारी परंपरागत सीट रही है। मैंने महुआ के विकास के लिए अपने विधायक फंड के साथ ही माता जी के फंड से भी राशि दिलवाई, अपने कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज दिलवाया, मेरा शरीर कहीं भी रहे मेरी आत्मा महुआ में ही रहती है। यानी अगर ये बात कह रहे हैं तो एक तरह से बहुत ही बड़ा दावा ठोक रहे हैं और एक तरह से डबल दावा ठोकते हुए दिख रहे हैं तेज प्रताप यादव कि अगर इस बार मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं महुआ सीट से ही लड़ूंगा। और मुकेश रोशन जो है वो एक तरह से यहाँ पे शिथिल पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई और पार्टी कार्यकर्ता होता आराधना तो एक बोलने का मादा भी रखते, मुकेश रोशन कहते कि मेरी सीट है यहाँ से मैं लड़ूंगा, लेकिन आपके पार्टी प्रमुख का ही बेटा अगर ये कह रहा है, तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से सीट लड़ूंगा, तो इसमें बहस करने की गुंजाइश रहती नहीं है। तो अब मुकेश रोशन के लिए बिल्कुल पसोपेश की स्थिति है कि जब पार्टी प्रमुख के बेटे ने ये बात कह दी है तो उनका अब राजनीतिक भविष्य क्या अधर में लटक गया है, उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा। जी बिल्कुल, यानी एक तरह से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव के बयान से आरजेडी भी चिंता में घिर गई है कि आखिर वो किस रणनीति के तहत यहां पर काम करे। तेज प्रताप यादव भी उसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां से आरजेडी का ही विधायक अभी वहां से विधायक बना हुआ है, आरजेडी का ही नेता वहां से विधायक है। तो ऐसे में आरजेडी के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल है क्योंकि विधानसभा चुनाव एकदम सिर पर है। तो ऐसे में अब इस बात का भी ध्यान रखना होगा, पार्टी का फोकस जीत की तरफ ही होगा और ऐसे में यह फैसला बहुत मुश्किल होने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव, एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव के बयान से ऐसे हलचल तेज हो गई है तो वहीं तेजस्वी यादव की एक ट्वीट ने नीतीश कुमार को घेर लिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार की यात्रा पर एक बार फिर हमला बोला है। लगातार वो इस पर सवाल उठा रहे हैं और सबसे पहले हम बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट क्या किया है। उन्होंने लिखा कि पूर्णतः अपनी विश्वसनीयता, पहचान, साख और सिद्धांत खो चुके श्री नीतीश कुमार गरीब एवं पिछड़े राज्य बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉनस्टॉप विज्ञापनों में बहा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व तक प्रधानमंत्री श्री मोदी और अमित शाह जी के बारे में सरकारी कार्यक्रमों में मीडिया को बोलते थे कि वो लोग कुछ काम करता है जी, खाली अखबार में फोटो चमकाता है। अब इनके बारे में कोई क्या कहे। मां मुख्यमंत्री जी, अगर स्वयं की सोच शक्ति शेष है तो आत्ममंथन और चिंतन कीजिए कि गरीब राज्य का अरबों रुपए ऐसे बर्बाद करना क्या जायज है। जी हां, बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने एक तरह से नीतीश कुमार के ही बयान को दोहराते हुए नीतीश कुमार पर ही हमला बोल दिया है। उन्होंने लिखा है कि वो लोग कुछ काम करता है जी, खाली अखबार में फोटो चमकाता है। आपको बता दें कि ये बयान नीतीश कुमार का है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक तरह से आरोप लगाए थे कि वो केवल पैसे अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं, लेकिन जनता के विकास के लिए, उनके हित के लिए पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। और अब कुछ ऐसे ही आरोप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं तेजस्वी यादव कि अब ये अपने लिए क्या कहेंगे। जब उनके लिए तो उनका ये कहना था, लेकिन अब खुद के लिए जब वो यही काम करने जा रहे हैं तो इस पर वो क्या कहेंगे, इसे लेकर आप क्या कहेंगे यश? देखिए आराधना, आखिरी बार पलटी मारने से पहले जब इन्होंने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया था नीतीश कुमार ने, तब इनका यह कहना था और इन्होंने अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी को घेरते हुए कहा था कि ये लोग विज्ञापन में अपना चेहरा चमकाते हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं और विज्ञापन करने का काम करते हैं और जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको पानी में बहाने का काम करते हैं। लेकिन आज अगर तस्वीर देखी जाए तो इन्होंने बीजेपी से हाथ मिला रखा है। राज्य में इनकी एनडीए की सरकार है, बीजेपी समर्थित सरकार है। केंद्र में ये दोनों बाबू जो हैं, चंद्र बाबू और नीतीश बाबू, उनके समर्थन से वहां सरकार बनी हुई है। तो आज ये वही काम कर रहे हैं जिसकी कभी ये आलोचना किया करते थे। नीतीश कुमार की बहुत सारे अखबारों की तस्वीर माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट की और दिखाया कि कैसे तमाम राष्ट्रीय अखबारों के, राष्ट्रीय दैनिक के मुख पृष्ठ पर
नीतीश यादव ने अपनी सरकार का महिमा मंडन करते हुए विज्ञापन छपवाए हैं और ये लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन होते हैं आराधना। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने घेरा है कि आप लाखों करोड़ों रुपए जो है बिहार की जनता का वो इस तरह से पानी में बहा रहे हैं अपने प्रचार के लिए। हाल ही में 15 दिसंबर को जो इनकी यात्रा शुरू होनी है, इसको लेकर भी इन्होंने यही आक्षेप लगाया था कि आपको अपने ही राज्य में अपने ही आधी आबादी से मिलने के लिए निकलना है। आप महिला संवाद यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन कि आपको 15 दिन अपने ही राज्य में घूमकर महिलाओं से संवाद करना है, लेकिन आप पहले महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, उनके सारे अधिकार सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद आप मिलने जाइए। और इस यात्रा के लिए आराधना जो 2 अरब रुपए खर्च हो रहे थे, उसका आंकड़ा भी तेजस्वी यादव ने पेश किया था और कहा था कि ये कोई वर्ल्ड टूर करने नहीं जा रहे हैं या राष्ट्रव्यापी इनका जो ये दौरा नहीं है, अपने ही राज्य में इनको महिलाओं के बीच जाकर बात करनी है। और इसके लिए ये जो है 2 अरब रुपए, जी बिल्कुल 2 अरब रुपए जो है वो राज्य की जनता की गाड़ी कमाई एक तरह से पानी में बहाने जा रहे हैं, जबकि जो बिहार है वो एक तरह से गरीब राज्य है आराधना। और इसको लेकर जो है उन्होंने आगाह किया कि जब बिहार गरीब राज्य है तो नीतीश कुमार को एक बार सोचना चाहिए इन पैसों को खर्च करने से पहले। आप प्रचार में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अभी तो प्रचार शुरू ही हुए हैं। 2025 में जब पूरा जो है एक तरह से आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर तक जब प्रचार चलेगा तो नीतीश कुमार और कितना पैसा बहाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। और अब जब अभी प्रचार शुरू ही हुआ है तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे इनकी तस्वीरें आने लगी, उसमें भी लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं आराधना। तो ये जो फिजूल खर्ची है, इसको लेकर तेजस्वी यादव पूरी तरह से आक्रामक हो गए हैं नीतीश कुमार पर। जी बिल्कुल, यानी तेजस्वी अभी से चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं और बल्कि उनके ही बयान को लेकर वो हमलावर है। अब नीतीश कुमार का ही बयान उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के कई वाकई अभी सामने आने बाकी हैं। जैसे ही चुनावी हलचल और तेज होगी, जैसे जैसे चुनाव को लेकर जानकारियां और सामने आएंगी, हम सारी खबरें लेकर आपके पास हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यश, सभी जानकारियों के लिए। और फिर कल इसी जगह मुलाकात करते हैं आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बने रहिए।